नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग इस चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश पुलिस का जो री एग्ज़ाम होने वाला है, जिसका एग्ज़ाम डेट है 23, 24, 25 और 30, 31 अगस्त को। अब काफ़ी कम टाइम आपके पास बच गया है, तो ये बचे हुए टाइम में आप जितना अधिक से अधिक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे वहीं आपके लिए पेपर की दृष्टि से सही रहेगा। ठीक है, हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सीरीज शुरू किए हुए हैं और आज हम लोग का प्रैक्टिस सीरीज देखा जाए तो 8वां है। इससे पहले 7 वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है। अभी तक अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। बिना देर किए बिना विलंब किए आइए डायरेक्ट हम लोग चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन पर। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन पूछा गया है, पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है, कौन सा दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर पूछा गया है, यानी कि वर्णमाला से ही क्वेश्चन पूछा गया है। पर डे देख रहे हैं कि हर सेट में आपका पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन जो रहता है अक्सर वर्णमाला से ही रहता है। तो यहाँ पर दीर्घ स्वर पूछा गया है फ्रेंड्स। तो देखिए, पहला विकल्प दिया गया है आ, दूसरा है हर्षु यानी कि छोटा ऊ, दूसरा है ए और चौथा है आपका ओ। अब इसमें बहुत सारे स्टूडेंट बताएंगे कि इसमें तो तीनों विकल्प हो जाएगा, आ भी हो जाएगा, ए भी हो जाएगा और ओ होगा। ऊ तो होगा नहीं, ये तो हर्षु में आएगा, ह्रस्व स्वर में आएगा। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि दीर्घ स्वर के अंतर्गत में भी जो मूल दीर्घ स्वर होते हैं, मूल दीर्घ स्वर वो आपका होता है आ, ठीक है। उसके बाद से बड़ी ई, उसके बाद से ये बड़ा ऊ, ये आपके मूल दीर्घ स्वर होते हैं। क्या मूल दीर्घ स्वर होते हैं। तो इसमें अगर देख लिया जाए तो आपका विकल्प में दिया गया है, इसलिए विकल्प नंबर पहला सही हो जाएगा। ये जो ए और ओ दिया है, जो ए और ओ दिया गया है, ये आपके संयुक्त स्वर कहलाते हैं। क्या संयुक्त स्वर। क्यों? क्योंकि जो ये ए है ये अ प्लस छोटी ई से मिलकर बना है, जो ओ है ये अ प्लस ऊ से मिला गया, इसीलिए इसको क्या कहा जाएगा, संयुक्त स्वर कहा जाएगा। क्या संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। अगर आता है कि संयुक्त स्वर तो ए ओ, अगर ये दोनों विकल्प में दे रहेगा, ये आय भी आता है, ये भी संयुक्त स्वर है, और औ ये भी आता है, तो ये भी आपका क्या है, संयुक्त स्वर है। तो यहाँ पर दीर्घ स्वर पूछा गया था, तो दीर्घ आपका जो स्वर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा आ। ये मूल दीर्घ स्वर के अंतर्गत आता है, इसलिए भिन्न हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि दिए गए वाक्य के लिए उचित विराम चिन्ह का चयन कीजिए। विराम चिन्ह से पर डे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा होगा। पूछा जा रहा है कि जो यहाँ पर एक वाक्य दिया गया है, वाक्य है कि अनीता, मधु, पूनम और नीरू अपने कार्य में मग्न है। तो यहाँ पर कौन सा ये जो विराम चिन्ह है वो होगा। तो सबसे पहले आप इन चारों विराम चिन्ह का तो नाम जाने कि किस विराम चिन्ह को क्या कहा जाता है। जैसे पहला है तो इसको जानते हैं आप लोग कि इसको प्रश्नवाचक कहा जाता है। क्या प्रश्नवाचक। इसको कहा जाता है अल्प विराम, इसको कहा जाता है अर्ध विराम, और इसको कहा जाता है उप विराम। क्या उप विराम या अपूर्ण विराम भी कहा जाता है, उप विराम। ये चारों जान गए आप। अब चूंकि यहाँ पर दिया गया है सेंटेंस, जो वाक्य दिया गया है कि अनीता, मधु, पूनम और नीरू अपने कार्य में मग्न है, इसमें कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग होगा। तो आप सोचिए, प्रश्नवाचक चिन्ह तो प्रश्न किया जाता तो होता। उप विराम कोई चीज़ को अगर कहा जाता, जैसे विज्ञान एक वरदान या अभिशाप है, इस तरीके से। अल्प विराम का प्रयोग सभी लोग जानते हैं कि अल्प मतलब होता है कम, यानी कि कुछ समय के लिए रुकने के लिए प्रयोग किया जाता है अल्प विराम का। तो अगर इस सेंटेंस को देखा जाए तो इस सेंटेंस को आप कैसे बोलेंगे। तो बोलेंगे आप कि अनीता, यहाँ पर थोड़ा सा रुकेंगे आप, यानी कि अल्प विराम लगाएंगे, फिर मधु, फिर अल्प विराम लगाएंगे, पूनम और नीरू अपने कार्य में मग्न है, नहीं बताएंगे ना। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो इस वाक्य में क्या हो जाएगा, अल्प विराम का प्रयोग होगा। कहाँ पर होगा, तो अनीता के बाद होगा, मधु के बाद होगा, पूनम के बाद नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर और लग गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। राम संज्ञा के कौन सा प्रकार है। तो किसी भी व्यक्ति जो दुनिया में अकेला होता है, आप सभी लोग जानते हैं कि उसको क्या कहा जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, जो दुनिया में जिसके जैसा कोई हो ही नहीं, जिसका बहुवचन न बने, वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि जो शब्द पूर्वापद संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आते हैं उसको क्या कहा जाता है। जो शब्द पूर्वापद पद संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो संज्ञा के बदले आप लोग प्रयोग में लाने वाले शब्द को क्या कहते हैं, आप लोगों को पढ़ाया गया है, बताया गया है कि संज्ञा के बदले जो भी शब्द प्रयोग में आते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम के भेद या प्रकार पूछता है तो 6 बताइएगा, अगर संख्या पूछ लेता है सर्वनामों की तो वहाँ पर 11 बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5
क्वेश्चन नंबर 5वां है कि इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है जी। विशेषण किसे कहा जाता है? तो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वालों को विशेषण कहा जाता है। तो चूंकि यहाँ पर काला विशेषण है, शांत भी विशेषण है, आगामी भी विशेषण है, तुम क्या है? सर्वनाम है, इसलिए यहाँ पर विकल्प नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि टहलना एक अच्छा व्यायाम है में टहलना क्या है? एक सेंटेंस वाक्य दिया गया है कि टहलना एक अच्छा व्यायाम है, तो इसमें जो टहलना शब्द है ये क्या है? 4 विकल्प है, क्रियात्मक संज्ञा की संज्ञा है कि विशेषण है या क्रिया है, ये आपसे पूछा गया है। तो जो टहलना है ये संज्ञा के साथ साथ ये क्या है? क्रियात्मक संज्ञा। क्या? क्रियात्मक, क्योंकि टहलना भी एक क्रिया है, इसलिए क्रियात्मक संज्ञा यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हो जाए क्या है कि परिणाम वाचक विशेषण द्वारा किसका बोध होता है? जो परिमाण वाचक विशेषण होता है, परिमाण वाचक, इसके द्वारा किसका बोध होता है? क्रिया के होने के समय का, क्रिया के नाप तौल का, क्रिया के स्थान का, या क्रिया की स्थिति का। तो नाम से ही लग रहा है परिमाणवाचक, तो इसमें क्या होगा? क्रिया के माप तौल का बोध होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से लिंग की दृष्टि से असंगत युग बताना है कि कौन सा असंगत नहीं है। क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझिए कि असंगत पूछा गया है। पहला है आपका लेखक से लेखिका। लेखक से लेखिका सही है, लेखक का लेखिका होता ही है। चूहा से चूहिया भी होता है, टोकरा से टोकरी, और चौथा दिया है पतीला से पतीली। तो इसमें अगर जो ये तो सही है, ये तीनों सही है। टोकरा से जो दिया है यहाँ पर टोकरी, यहीं आपका क्या हो जाएगा? असंगत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टोकरी जो है ये इस तरीके से ना लिखकर ये बड़ी ई रहता है, दीर्घी रहता है, ये सही होता है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? असंगत हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से निम्न में कौन सा शब्द सदैव एक वचन प्रयुक्त होता है? कौन ऐसा शब्द है इनमें से जो हमेशा वो एक वचन में ही प्रयोग में आता है? तो होता है आपका सहायता। क्या? सहायता हमेशा एक वचन में रहता है जी। ओके, इसलिए इसका आंसर सही हो जाएगा ए। 10वां एक निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के काल का सही विकल्प हो। एक वाक्य दिया गया है और बताना है कि किस काल का वाक्य। जैसे माँ ने खाना खा लिया होगा, तो होगा की बात कर रहा है, ध्यान से समझिएगा। तो ये तो चीज़ एक बीत गया है, लेकिन क्या है? तो पहला है संदिग्ध भूतकाल, दूसरा है संदिग्ध वर्तमान काल, वर्तमान तो हटा दीजिए, भूतकाल इसको रखिए, संभाव्य भविष्य काल हटा रहिए। पहला और तीसरा में से कौन सा होगा? तो देखिए अपूर्ण, जब अपूर्ण कब रहता हम बताते कि माँ ने खाना खा लिया होगा, ठीक है। तो ये जब अपूर्ण क्रिया में रहता तो इसको हम अपूर्ण बताते हैं, लेकिन अपूर्ण में तो है नहीं, ये आपका क्या? संदिग्ध में है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन कहा जा रहा है कि माँ ने खाना खा लिया होगा, संदिग्धी में तो है ना, इसलिए पहला हो जाएगा 10 का संदिग्ध भूतकाल। क्वेश्चन नंबर 11 कि भाववाच्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग किया जाता है? कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि भाववाच्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि भाववाच्य में हमेशा अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है, अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कारक चिन्हों की पहचान की दृष्टि से निम्नलिखित में से असंगत बताना है। यानी कि देखा जाना है यहाँ पर कि कारक चिन्ह का प्रयोग कहाँ पर सही किया गया है और कहाँ पर नहीं किया गया है। तो जहाँ पर नहीं किया गया है उसी को बताना है, क्योंकि असंगत यहाँ पर पूछा है, असंगत वाक्य। ओके, चलिए पहला है कि माणिक ने पत्र लिखा, और यहाँ पर जो ने है आपका, तो यह बताया जा रहा है कि कर्ता कारक है, कर्ता कारक है। सही है कि नहीं? पूछा जा रहा है कि माणिक ने पत्र लिखा, माणिक ने पत्र लिखा, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि कर्ता कारक है। दूसरा देख लेते हैं पहले, माँ के लिए दवा ले आओ, संप्रदान के लिए। रमेश कमरे में बैठा है, अधिकरण में ऊपर में पे पर होता है, और मैंने उसे तार द्वारा सूचित किया, करण कारक यहाँ पर दिया गया है। तो मणिका ने पत्र लिखा में कर्ता कारक चिन्हों की दृष्टि से असंगत होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर होगा कर्ता ने कर्म को, यहाँ पर चूंकि समझने लायक है क्वेश्चन कि मणिका ने पत्र लिखा और यहाँ पर दे दिया है कर्ता कारक। ओके, चूंकि यहाँ पर कर्म किया जा रहा है, तो अगर क्वेश्चन की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पर होना चाहिए कर्म कारक। क्या होना चाहिए? कर्म कारक होना चाहिए। पहला वाला तो यही आपका असंगत है, बाकी आपका जो है सही दिया गया है।
ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। अज्ञान शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? अज्ञान शब्द का तद्भव रूप पूछा गया है, तो सब लोग जानते हैं कि अज्ञान का क्या हो जाएगा? अजान हो जाएगा। क्या होगा? अजान हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन कि अध्यक्ष शब्द में उपसर्ग बताना है। उपसर्ग कहाँ लगता है? शब्द के शुरू में, या शब्द के पहले, या शब्द के आदि में। तो अध्यक्ष शब्द में देखने में आपको लगेगा कि अध हो सकता है, ठीक है, या ये वाला अध हो सकता है, लेकिन इसका जो आंसर सही राइट होगा वो होगा अधि। क्या? अधि। अधि होता है अध्यक्ष में उपसर्ग, ध्यान रखिएगा। 15 है कि राखनहार शब्द में आपका प्रत्यय बताना है। तो राखनहार में कौन सा प्रत्यय है? और प्रत्यय जानते हैं कि दो प्रकार का होता है, एक तद्धित प्रत्यय होता है, एक कृदंत प्रत्यय होता है। तो पूछा जा रहा है कि राखनहार में कौन सा प्रत्यय है? तो चूंकि ये कृदंत प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा? कृदंत प्रत्यय हो जाएगा। ओके, कृदंत प्रत्यय क्या होता है? तो क्रिया या धातु के अंत में लगते हैं, और इनसे बने शब्द को ही कृदंत प्रत्यय कहा जाता है, यानी क्रिया और धातु के अंत में लगते हैं। 16 के निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युग में असंगत बताना है कि कौन सा असंगत है। जैसे अथ का इति, अवनी का पतन, अल्पक के बहुज्ञ और अनुकूल के प्रतिकूल। तो इसमें से कौन सा गलत हो जाएगा? अवनी का पतन जो दिया है यही आपका गलत है। क्यों? क्योंकि अवनी का क्या होता है आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि अवनति क्या होगा? क्या? तो अवनत का उन्नत होता है, अवनत का उन्नत होता है। यहाँ पर पतन दे दिया है, यहाँ पर उन्नत होना चाहिए, इसीलिए आपका क्या हो जाएगा? असंगत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 एक निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विलोम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। जैसे क्रुद्ध का सबसे अच्छा इसमें से आंसर कौन सा होगा? विलोम शब्द की दृष्टि से अपोजिट पूछा है, तो क्रुद्ध का क्या सबसे अच्छा? शांत हो जाएगा। क्या? शांत हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अनिल का प्रवाची शब्द पूछा जा रहा है। तो अनिल का प्रवाची शब्द क्या होता है? पवन होता है। क्या होता है? पवन होता है। कपड़ा शब्द का प्रवाची शब्द नहीं है। कपड़ा का प्रवाची शब्द पूछा नहीं है जी। कौन? वसन भी होता है, चीर भी होता है। आप जानते हैं वसन भी होता है, चीर भी होता है, उसके बाद से पट भी होता है, लेकिन धरित्री नहीं होता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। धरित्री धरती का ये होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि फैला अपने रवि कर जाल, फैला अपने रवि कर जाल उपरोक्त वाक्य में प्रयुक्त कर शब्द निम्न किस अर्थ को व्यक्त करता है? कर, तो कर एक देखिए कर का अनेकार्थी शब्द भी होता है, कर का अनेकार्थी शब्द भी होता है, लेकिन इस अगर सेंटेंस को देखा जाए तो यहाँ पर फैला अपने रवि कर, रवि और कर यानी कि रवि की किरण को फैलाने की बात कहा जा रहा है जी। ठीक है, तो यहाँ पर किरण हो जाएगा, कर का अर्थ क्या हो जाएगा? किरण हो जाएगा। 21 है कि एक युग्म अशुद्ध है, इसमें मतलब कि गलत है। कौन सा? जैसे अनुराग का विराग होता है, अंत का आदि दे दिया है, अस्त का निरस्त दे दिया, अमावस्या का पूर्णिमा दे दिया गया है। तो यहाँ पर ये आदि का अंत सही है, अमावस्या का पूर्णिमा भी सही है, अनुराग का विराग भी सही है, अस्त का निरस्त यही कार्य कर दिया है, गलत है आपका। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है कि जिसका इलाज न हो सके उसे असाध्य कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? असाध्य कहा जाता है। 22 नंबर का बी आपका सही हो जाएगा, असाध्य, जिसका इलाज न किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 23 है कि अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश लिखिए, यानी कि अज्ञेय किसे कहा जाता है? अज्ञेय, तो अज्ञेय उसे कहा जाता है जिसे जाना न जा सके, जिसे जाना न जा सके उसी को क्या कहा जाता है? अज्ञेय कहा जाता है। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? डेली आपको बताया जा रहा है, जब संधि का क्वेश्चन आता है तो हम बताते भी हैं कि संधि 3 प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। उसमें भी जो स्वर संधि होती है वो 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की होती है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि दिए गए शब्द का समास ज्ञात करना है। यथासंभव, देखो यथा पहले ही लग गया तो आंख बंद कर कर बता दीजिएगा अव्यूभाव समास। क्या सा? अव्यूभाव समास। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। कौन सा इसमें शुद्ध वाक्य है जी? वर्तनी की दृष्टि से आपको बताना है। जैसे विनय चुस्त आपका गलत है, पहला गलत। यदि वह घर पर मिलेगा तो मैं अवश्य, यहाँ पर गलत हो गया। ज्यों ही मैं वहाँ पहुँचा त्यों ही घंटा बजा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इसलिए आपका यहाँ पर देखिए क्षमा यहाँ पर गलत लिख दिया गया है, तो विकल्प नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि रावण ने राम में क्रोध नामक भाव जगाया, इसमें आलंबन कौन सा होगा? क्वेश्चन कहा जा रहा है कि रावण ने राम में क्रोध नामक भाव जगाया है,
तो इसमें जो आलम्बन है वो कौन होगा, तो जो जगाने वाला होता है वहीं, तो रावण ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, आलम्बन हो जाएगा। जो जगाने वाला होता है भाव वही आपका आलम्बन कहलाता है। तो 27 का विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि राम कथा सुंदर करतारी संशय विहग उड़ावन हारी में इस पंक्ति में कौन सा छंद का प्रयोग किया गया है। ओके, तो इसमें चौपाई का प्रयोग किया गया है, क्योंकि इसमें 16-16 मात्राएं होती हैं। इसको गिनेंगे तो आपका 16-16 मात्राएं हो जाएंगी। चौपाई में पूछा है कितनी मात्राएं होती हैं, 16। ये सब मात्रिक छंद है। 29 है कि चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, इसमें कौन सा अलंकार है, च की आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार भी 5 प्रकार का होता है। इनमें से अभिनव गुप्त का प्रमुख दार्शनिक मत है। अभिनव गुप्त का प्रमुख दार्शनिक मत क्या है, इसमें से आपको बताना है। तो ये आपका अभिनव गुप्त का जो दार्शनिक मत है वो है शैव। क्या है, शैव। मूल रूप से लोकोक्ति शब्द का प्रयोग किस भाषा में किया जाता है या मिलता है। मूल रूप से लोकोक्ति शब्द का प्रयोग किस भाषा में आपको मिलता है जी। पहला संस्कृत, दूसरा हिंदी, तीसरा उर्दू और फारसी। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो लोकोक्ति का प्रयोग मिलता है वो अक्सर संस्कृत भाषा में देखने को मिलता है। किसमें, संस्कृत भाषा में। क्वेश्चन नंबर 32 है कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। कितना अच्छा लोकोक्ति है कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा आपको बताना है। तो इसका अर्थ सीधा होगा कि थोड़े दिन का सुख, थोड़े ही दिन का सुख। तो थोड़े दिन का सुख होगा। लोग अपने थोड़े दिन के सुख के लिए अपना फ्यूचर को नहीं देखते हैं, ठीक है, और अल्प समय की खुशी के लिए अपना फ्यूचर बर्बाद कर लेते हैं। उसी को कहा जाता है कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ये थोड़े ही समय का सुख है बाबू, लेकिन आप ऐसा काम मत कीजिए जिससे तुम्हारा ज़िंदगी ही बेकार हो जाए। तो इस तरीके से आज हम लोग 32 क्वेश्चन देखें इस वीडियो में। ईमानदारी से आपको बताना है कि 32 क्वेश्चन में आपका कितना क्वेश्चन सही आ रहा था, कितना क्वेश्चन आप सही बनाए हैं। ईमानदारी से कमेंट कर इसमें आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। बाकी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर देना है। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अपने मित्रों के यहाँ शेयर भी कर देना है। बाकी कल फिर नए प्रैक्टिस सीरीज को लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।